जय हिंद। आज हम प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसके विषय में इस क्लास में समझते हैं। प्राचीन भारत में भारत पर ईरानी और मकदूनियाई का आक्रमण हुआ है। इससे पीछे के क्लास में हमने मगध साम्राज्य का चर्चा किया था। आप लोग अगर वीडियो इसका क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश का चर्चा किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और लास्ट में हमने चर्चा किया था नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का चर्चा किया था। और हर्यक वंश में हमने बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के विषय में जाना था। उसके बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक या काकवन के नाम से भी जानते हैं, उसका चर्चा किए थे। और नंद वंश में हमने महापद्म नंद का चर्चा किया था। और लास्ट में हमने घनानंद का चर्चा किया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको मारकर एक नया साम्राज्य का स्थापना किया था, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीछे क्लास अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाएं। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में समझते हैं प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके विषय में। प्राचीन भारत में ईरानी और मकदूनियाई के द्वारा आक्रमण किया गया है। उसके बाद अब जब मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि अरबवासी जो है, तुर्की अरबवासी लोग जो हैं भारत पे आक्रमण किए हैं। इसी में सल्तनत काल वगैरह सब पढ़ते हैं। और उसके बाद आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वास्को डी गामा वगैरह का चर्चा किया गया है। वास्को डी गामा हो या अंग्रेज़ों का आक्रमण हो, इस सब का भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में से लेके मध्यकालीन या आधुनिक भारत हो, सभी में कहीं न कहीं विदेशी आक्रमण का भारत पे आक्रमण हुआ है। तो इसी क्रम में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत जो विदेशी आक्रमण हुए हैं ईरानी और मकदूनियाई के द्वारा, उसी का चर्चा हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। जिस समय में मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य के राजा लोग जो है अपने साम्राज्य का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरानी लोग भी है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। और मगध सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि इंडिया को सपोज कर लीजिए इस टाइप से, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो ये जो क्षेत्र हुआ पश्चिम उत्तर क्षेत्र उसको बोलते हैं। तो इस साम्राज्य पर मगध साम्राज्य के जो राजा लोग थे वो अपना राज्य विस्तार करने में उतना सक्षम नहीं रहे, असफलता हासिल किया। और यहाँ पे जो भी राजा थे या छोटा छोटा प्रदेश में राज बटा हुआ था, वो राजा जो है क्या कर रहा था, एक दूसरे को साथ नहीं दे रहा था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि विदेशी आक्रमण का होना स्वाभाविक है। कि अगर यहाँ के राजा एकजुट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि विदेशी आक्रमण हुआ है। इंडिया में विदेशी आक्रमण होने का मेन रीज़न यही रहा है कि यहाँ के राजा एक दूसरे को साथ देने में असमर्थ थे या एक दूसरे से द्वेष का भावना रखे हुए थे, जिसके एक फलस्वरूप हुआ क्या, भारत पर विदेशी आक्रमण समय समय पे होता रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ाते हैं क्लास को। पाक मौर्य युग में मगध साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य के विस्तारवादी नीति का जो शिकार हो रहे थे, मध्य का जो क्षेत्र, सेंट्रल क्षेत्र जो है, सेंट्रल मध्य का जो भारत है वो मगध साम्राज्य के विस्तारवादी नीति का जो शिकार हुए थे, तो पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता और अव्यवस्था का जो स्थिति जो है उत्पन्न हो गया था। और यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था या बांट दिया गया था,
जिसमें से छोटा छोटा राज्य में कंबोज, गंधार, मद्र ये सब जो है इम्पोर्टेंट राज्य है। इन प्रदेशों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्य को जीतकर एकजुट कर सके या एक छत्र शासन कर सके। यह संपूर्ण क्षेत्र उस समय विभाजित था और ऐसी स्थिति में क्या था, विदेशी आक्रमण का होना स्वाभाविक था। तो विदेशी आक्रांताओं का ध्यान जो है भारत के भूभाग पे की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था और फलस्वरूप यह प्रदेश जो है 2 विदेशी आक्रमणों का प्राचीन काल में शिकार हुआ है, हखामनी ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण जो हखामनी वंश के राजाओं ने किया है और इसमें सबसे पहले सफलता जो है दारा को दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, इसे प्राप्त हुआ है। इस वंश में के संस्थापक साइरस सेकेंड जो है किस वंश का, हखामनी वंश का। साइरस सेकेंड 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण करने में असफल रहा, सफलता उसे नहीं प्राप्त हुई। जानते हैं हखामनी साम्राज्य के प्रमुख शासक के विषय में। इसके साइरस प्रथम जो है 558 से 529 ईसा पूर्व, साइरस सेकेंड ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य ईरानी में हखामनी साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, 1 मिनट। और साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। थोड़े ही समय में वह क्या किया, पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय प्राप्त की। प्लिनी के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि साइरस ने कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। साइरस की मृत्यु कैप्सियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हो गया था। उसका पुत्र जो है कैम्बिसीज द्वितीय 529 से लेके इसका 522 ईसा पूर्व तक शासन रहा है। उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी बनने के बाद वो क्या किया, गिरिह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय में हखामनी जो साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार नहीं हो सका। ठीक है, दारा प्रथम के विषय में जानते हैं। यही दारा प्रथम है जो भारत पर आक्रमण करने में प्रथम बार प्राचीन भारत में सक्सेस हुआ है। प्राचीन भारत का आक्रमण करने में प्रथम सफलता जो है दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और दारा के यूनानी सेनापति स्काइलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान जो तट है उसका पता लगाया था। ठीक है, और दारा प्रथम जो है 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो है दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इससे पीछे वो 19 प्रांत को जीत चुका था। ये किसके अनुसार कहा गया है, तो हेरोडोटस के अनुसार कहा गया है। ठीक है, कंबोज एवं गंधार पर भी उसका अधिकार हो गया था। दारा प्रथम जो है, दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं। अभिलेखों में बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत कर लिया था। ठीक है, क्षार्स अथवा जरक्सीज, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक रहा है। यह दारा का पुत्र था, दारा प्रथम का पुत्र था। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा है, किंतु यूनानियों के द्वारा यह भी पराजित हो गया था। इसने अपने फौज में क्या किया था, भारतीय लोग को भी शामिल किया था। ठीक है, और जरक्सीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश का क्या क्या कारण है आप जानते हैं।
जरक्सीज के मृत्यु के बाद उसके तत्कालिक उत्तराधिकारी अतर जरक्सीज प्रथम और अतर जरक्सीज सेकेंड द्वितीय हुए हैं। इसका उत्तराधिकारी किसका? जरक्सीज का। साक्ष्य से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दरा प्रथम द्वारा निर्मित जो साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखने का कार्य जो है किया गया। पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय हुआ है, जिसका टाइम पीरियड जो है 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व रहा है। और दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला या गौगा मेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में हुआ है। उस युद्ध में क्या किया? बुरी तरह पराजित कर दिया था। इस प्रकार पारसिकों का क्या हो गया? विनाश हो गया, साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। और हखामनी साम्राज्य या ईरानी द्वारा भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के क्या कारण थे, इसका चर्चा कर लेते हैं। ईरानी साम्राज्य के पश्चिम में सुदृढ़ता, भारत में पश्चिमोत्तर राज्य की ओर अस्थिर और अराजक राजनीति की परिस्थितियाँ, ये सब इम्पोर्टेंट कारण रहा है उसके आक्रमण करने का। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था और उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति उसे थी। ठीक है। और हखामनी साम्राज्य का भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। ईरानी साम्राज्य का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। और पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? खरोष्टी लिपि। इसका चर्चा हम करेंगे, स्पेशल मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत स्पेशल अशोक के संदर्भ में। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ है और अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि से उत्कीर्ण है, देखा जाएगा, वहाँ पे पढ़ा जाएगा। ठीक है। ईरानियों का अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा यहीं से प्रारंभ हुई है। ठीक है। और मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा जब हम मौर्य साम्राज्य का चर्चा करेंगे। जैसे कि अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर ही आधारित था। ठीक है। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उसमें प्रयुक्त जो शब्दों में भी ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण, मकदूनियाई का आक्रमण। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, फिलिप द्वितीय सिकंदर का पिता था, 359 ईसा पूर्व में मकदूनियाई का शासक बना। कहाँ का शासक बना? मकदूनियाई का। इसे मकदूनियाई आक्रमण के भी नाम से हम इतिहास में जानते हैं। कहीं कहीं आपको यूनानी के जगह मकदूनियाई देखने को मिलता है। तो फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर का पिता था और 359 ईसा पूर्व में है मकदूनिया का शासक बना। उसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में 359 में शासक बना और 329 में ईसा पूर्व में उसकी हत्या जो है कर दी गई। पिता के मृत्यु के पश्चात जो है सिकंदर लगभग 20 वर्ष की ही अवस्था में, 20 वर्ष की अल्पायु या कम अवस्था में ही सिंहासन रूढ़ हुआ यानी सत्ता पर बैठा। और वह अरस्तु का शिष्य था। कौन? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें प्रीवियस ईयर में मिला है। यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व हुआ है। और इसके बाद आप याद रखेंगे कि मध्यकालीन भारत जब पढ़िएगा तो उसमें 712 ईस्वी में विदेशी आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण, अरब वासियों का आक्रमण हमें देखने को मिलेगा। तो इससे पीछे में आप देख लीजिए कि यूनानी या मकदूनियाई सिकंदर का जो आक्रमण है 326 ईसा पूर्व में भारत में हुआ है, ईसा पूर्व। और भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख, बैक्टीरिया, वर्तमान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र में आता है, को जीतने के बाद काबुल होता हुआ क्या हुआ? हिंदू कुश पर्वत और खैबर दर्रा पार कर क्या आ गया? भारत आ गया। याद कर लीजिएगा, खैबर दर्रा आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में
आपको क्वेश्चन पूछ चुका है कि सिकंदर किस रास्ते होकर आया था। तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा होते हुए भारत आया था, काबुल होता हुआ। ठीक है, चलिए। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मनिर्भर के साथ, उसका आत्मसमर्पण के साथ, और तक्षशिला के शासक जो था उस समय आम्भी, वो क्या किया, आत्मसमर्पण उसके सामने कर दिया और उसका क्या किया, स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक और सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मसग थी। और यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहाँ स्त्रियों ने शस्त्र जो है धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र जो है के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाई डेस्पीज या झेलम बिस्ता की युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इस युद्ध में पोरस की विजय हुई थी और सिकंदर जीत गया था। ठीक है, 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसने पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर अपना स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व क्या हुआ, भारत से वापस चला गया, लौट गया। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में और बहुकेफला अपने प्रिय घोड़ा जो था उसके नाम पे। ठीक है, और सिकंदर की जो मृत्यु है वो कहा जाता है कि 300 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। ठीक है, और सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकर्स और ने तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकर्स, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोब्यूलस के विवरण का अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मतलब इसका जो प्रामाणिक तथ्य है जो अधिक विश्वसनीय है। प्रोनाउंसिएशन में बार बार प्रॉब्लम आ जाता है यार, नाम सब ही ऐसा है, क्या बोल सकते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण, सिकंदर के सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय शक्ति का क्या था, अभाव था। ठीक है, सभी जो राजा थे अलग अलग वर्चस्व बनाने में बिजी थे। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात यह किसी एक केंद्रीय शक्ति के अधीन नहीं था, अलग अलग राज्य में बटा हुआ था। और 28 शक्तियों में से कुछ नाम हम आपको बोल देते हैं, जैसे तक्षशिला के बाद आपको देखने को मिलेगा शूद्रक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पुरु, उसके बाद उसी प्रकार आप फेगेला, सोफाइटस, ये सब क्या था, अलग अलग 28 राज्य था जो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, और किसी एक केंद्रीय शक्ति का वहाँ अभाव था। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या रहा है, सिकंदर की सेना बहुत शक्तिशाली था, उसकी सेना जो है तेज तरार घोड़ों की बहुलता बहुत ज़्यादा उसमें थी। आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, पुराने समय में भी इतिहासकार देशद्रोहियों शब्द का यूज करता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण पे भारत का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके विषय में जान लेते हैं कि प्राचीन यूरोप
को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापित हुआ। पश्चिमोत्तर जो भारत है के अनेक छोटे छोटे राज्य का एकीकरण होना स्टार्ट हो गया था और सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले, जो आज भी भारतीय व्यापारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रखता है। ठीक है, और भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला जो है ग्रहण किया, प्राप्त किया, सीखा है। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम है। ठीक है, और भारत में गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। ठीक है, इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लास को लास्ट हम यहीं पे करेंगे। फिर भी एक बार जान ले कि भारत में प्रथम ईरानी आक्रमण दारा प्रथम के द्वारा हुआ है और मैक्सिमम चैप्टर में चर्चा जो है सिकंदर का हुआ है, जो मकदूनियाई थे। ठीक है, और सिकंदर के विषय में थोड़ा समझ लीजिए कि सिकंदर का जन्म जो है उसे वैसे पीछे के क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी जान ले कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ है। पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। ठीक है, कहाँ का शासक था? तो मकदूनियाई शासक था, मकदूनियाई शासक था। और भारत पर विजय कब हासिल किया है? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय हासिल किया है। और स्वदेश कब लौटा है? तो 325 ईसा पूर्व में वो क्या किया है? स्वदेश लौट गया है। और भारत में ये टोटल 19 महीना तक रहा है। ठीक है, कितना? 19 महीने तक रहा है। और मृत्यु जो है इसका 327 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया, लगभग 33 वर्ष के आसपास। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। तो आज के क्लास में हमने देखा ईरानी और मकदूनियाई का आक्रमण। इसके बाद के क्लास में, इसके जो आने वाला क्लास होगा उसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग से आशा करते हैं कि अगर क्लास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने चैनल पे नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।